एग्जाम्पल आप जो हो जब बस में जाते हो, स्कूल बस में, तो अपनी सीट, साइड वाली सीट अपने फ्रेंड के लिए रिजर्व करते हो। कोई आके बोलते है मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप कहोगे नहीं यार मैंने रिजर्व की अपनी फ्रेंड के लिए। वैसे ही जहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं और उस जंगल को आप रिजर्व करते हो फ्यूचर के लिए, है ना, उसको कंजर्व करने के लिए, फ्यूचर के लिए, टिम्बर के लिए, कि भाई कभी आगे कभी जरूरत हो तो यहाँ पेड़ काट लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको रिजर्व कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। दैट इज योर रिजर्व फॉरेस्ट। Hello everyone, how are you all doing today? This is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। Welcome to the class 10 session of chapter 2 geography, जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं the entire chapter forest and wildlife resource। Class 10 का ये chapter 2 है। This is an important chapter, इससे आप expect कर सकते हो definitely one MCQ and you might get a 2 to 3 marker question, है ना। बट ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, आराम से 2-3 मार्क्स जो है आपकी जेब में होंगे। अगर आप अपने दिन का शायद बस 45 मिनट्स मुझे दोगे तो ये चैप्टर अलॉन्ग विद इट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सब कर लेंगे इन द नेक्स्ट 40 सेकंड्स, 40 मिनट्स। सेकंड्स में तो नहीं हो सकता, मिनट्स। ऑलराइट, सो वेलकम गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आज के सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला, हम हर एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझेंगे इस चैप्टर का। दूसरा, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करेंगे एंड फाइनली सेशन के एंड में कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको दूंगी जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप वीडियो को थम्स अप कर देना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्लास 9 और 10 एसएससी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, हमेशा बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं वही एग्जाम में आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो है क्राउड मेरा बढ़ता रहे। 9th और 10th मतलब एसएससी होना चाहिए, दैट इज माई मेन एम। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल। ये वेदांतु न्यू 9th and 10th चैनल है। और अगर आपको लगा कि हाँ बढ़िया पढ़ाया है मैम ने, तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, सर्वाइवल टिप, इफ यू गेट लॉस्ट इन द वुड, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड समवन विल शो अप टू आर्ग्यू विद यू। वाओ सही बात है। मतलब इंडिया में स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की कहीं भी बात करें, महंगाई बढ़ रही है, कोई आएगा ऐसे कैसे कह सकते हो सरकार के अगेंस्ट, है ना, तो पॉलिटिक्स के ऊपर तो काफी चर्चाएं हो सकती है। चलो शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देखो यार, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज कुछ ऐसे संसाधन है दैट सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, पूरा करता है। दे शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल। रट गया होगा अभी तक, है ना। अब ये जो आपकी पूरी क्लास 10 की किताबें अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में ही है। पहला रिसोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स? आपको पता है कि हमारी जो काफी सारी नीड्स फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से पूरी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हनी चाहिए तो हमें बी से मिलता है, हमें मीट चाहिए तो चिकन से मिलता है, हमें पेड़ से फल और फूल मिलते हैं, है ना। तो ये पेड़ और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए आज एक रिसोर्स है, राइट। Now we human beings along with all other living organisms form a complex web of ecological system which we are only a part of and very much dependent on this system for our own existence। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत खूबसूरत लाइन भी है। एज ह्यूमन बींग्स हमको लगता है कि यार हम तो क्या ही है, कुछ भी कर सकते हैं हम चाहे तो, और करा भी है हमने, है ना। अगर हमें पानी चाहिए नदी से तो भाई हमने पाइपलाइंस लगा दिए, अगर बारिश आ रही है तो हमने घर बना दिया है, गर्मी लग रही है तो एसी बना दिए हैं। हमने जो हमारी इच्छा है उस हिसाब से हमने कन्वीनियंटली इन्वेंशंस किए हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा किया है ना। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर। हो सकता है मैं अभी 29th फ्लोर पे रह रही हूँ, बट मैं नेचर से अलग नहीं हूँ। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है इन दिस नेचुरल सिस्टम, राइट। आज मैं अपने कमरे में और एनिमल्स दूसरे कमरे में नहीं रह रहे। आज अगर मैं मीट खा रही हूँ तो एनिमल्स का खा रही हूँ, हवा ऑक्सीजन ब्रीथ कर रही हूँ क्योंकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, राइट। सो हम लोग एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम में रहते हैं जहां पर वी आर डिपेंडेंट अपॉन दिस एनवायरनमेंट। आज ऐसा नहीं है बिल्डिंग लेके मैं मार्स में जाके कहूंगी रॉक ऑन है ये एनवेज, नहीं कर सकते ना। आई नीड दिस एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं यार दूसरे कॉन्सेप्ट पे, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग प्रकार के। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के लाइफ फॉर्म्स।
एक ही तरीके के मच्छर नहीं होते, 20 तरीके के मच्छर होते हैं दुनिया भर में जाओ अगर। एक ही तरीके का बनाना नहीं होता, अलग अलग प्रकार के बनाना होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें डाइवर्स है इन द वे दे लुक, डाइवर्स इन फंक्शन ऑल्सो। कुछ पोटैटोज होंगे जो पोटेशियम में ज्यादा रिच होंगे, कुछ मतलब समझ लो इन फंक्शन ऑल्सो दे आर डाइवर्स, but they are closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। जो मैंने पिछले पार्ट में बोला कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, आपस में जो है काफी सारी इंटरडिपेंडेंसी है, राइट, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और ये प्लांट्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी है। एक ही प्रकार के ह्यूमन बींग्स भी नहीं, हम भी एक ही प्रकार के स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट करते, है ना। अगर टाइगर बोलो तो अलग अलग टाइगर है ना, सर्बिया का कोई होगा, इंडिया का कोई है, सब अलग अलग है। That is your biodiversity। Now, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं हम ये समझते हैं। पहला तो हम समझेंगे व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना। दूसरा हम समझेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चौथा जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार आते हैं, दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड हाउ कम्युनिटी हेल्प्स इन कंजर्वेशन। कैसे लोग जो है समाज में कम्युनिटी फॉर्म करते हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। ये दोनों पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब हम समझते हैं बेसिक्स, व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज फौना। फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर प्लांट्स, ऐसे याद रखो। तो जो भी प्लांट स्पीशीज है किसी भी एरिया में, इंडिजिनियस प्लांट स्पीशीज, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और फौना होता है ऑल एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इंडिया में बहुत ज्यादा रिच फ्लोरा एंड फौना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। फूल खिला है, समथिंग समथिंग, इधर उधर गाना भी है ना। तो काफी ज्यादा फूल है, हमारे पास जंगल है, बट ऑब्वियसली वी हैव ऑल्सो सीन दैट इन द पास्ट फ्यू इयर्स इन जंगलों पे और इन एनिमल्स पे काफी बड़ा थ्रेट हुआ है ना। सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटेंड लिस्ट मतलब वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब अब वो दुनिया में बचेंगे ही नहीं अगर हमने उन्हें कंजर्व नहीं किया, दे विल गेट एक्सटिंक्ट। पहले जो है, जब आपका ये चैप्टर पिछले साल या पिछले साल से पहले वाली किताबों में देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, बट जो आपकी रैशनलाइज सिलेबस है, जो आपकी न्यूली प्रिंटेड एनसीईआरटी है, इसमें काफी सारा पार्ट डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आज हम वो डिलीटेड वाला पार्ट ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि वही आपके एग्जाम में आएगा, राइट। चलो, नाउ व्हाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। क्या जरूरत है कंजर्व करने के लिए, मरने दो भाई इन लोगों को, हम क्या करें। देखो यार, पहले तो बहुत ज्यादा इसीलिए जरूरत है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। बहुत जरूरी है कि अलग अलग जो हमारे प्लांट्स है, अलग अलग जो जीव है, इनको हम प्रिजर्व करें। इट ऑल्सो प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट अस से देयर इज अ सीड, व्हीट का, गेहूं का सीड है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं एक ही वैरायटी ऑफ सीड, अगर आप देखो 10,000 वैरायटी ऑफ गेहूं के सीड्स है। अब हम लोगों ने आज क्या किया है कि हमने इसी सीड को लैब में, इंडस्ट्री में जाके इसको इंप्रूव कर दिया है और इसको बना दिया है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट, है ना। इसको इंप्रूव कर दिया, अब ये जो है मार्केट में बिकता है। अब ये 10,000 जो वेरिएशन है, ये कोई नहीं खरीदता और ना ही कोई इसको उगाता, सब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स उगा रहे हैं क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि उसमें जो है बीमारियां नहीं लगती, इंसेक्ट्स नहीं लगते, बल्ले बल्ले। बट इससे क्या हो रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्हीट हुआ करते थे वो खत्म हो रहे हैं। अब आप कहोगे मैम फर्क क्या पड़ता है, हमें गेहूं खाना है, हमें गेहूं मिल रहा है, काम खत्म। फर्क ये पड़ता है कि लेटा से कल को कोई ऐसा डिजीज आ जाए जिसके वजह से ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड वाला जो गेहूं है वो सब खत्म हो जाए। अब हमारे पास पुराने जो बीज है उसका तो हमने कुछ ग्रोथ ही नहीं किया, उसको तो हमने कंजर्व ही नहीं किया, जो शायद इस बीमारी के सामने उठ पाते, है ना। तो हम लोग उस टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, तभी हमें रियलाइज हुआ है कि कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई वी हैव कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, जो आप आगे पढ़ोगे, जैसे बीज बचाओ आंदोलन, जहां पर कुछ बीज को बचाया जाता है सो दैट हम उसको फ्यूचर में यूज कर पाए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, हर साल मैं बच्चों को देती हूँ कि जब हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूध की कमी हो रही थी, मिल्क प्रोडक्शन की कमी हो रही थी, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने जर्सी काउ,
है ना, जिनको यूएस और यूके में काफ़ी ये मिलते हैं, जर्सी काऊ को इम्पोर्ट किया। उन्होंने कहा ये जो जर्सी काऊ है ना ये बहुत बढ़िया दूध देती है, तो उन्होंने इम्पोर्ट किया और काफ़ी मतलब कोशिश की ब्रीडिंग करने की हमारे बैल वैल के साथ, और हमें जर्सी काउस मिले और हमने उसका दूध प्रोडक्शन कर लिया। अब जो हमारी गाय थी जिसके ऊपर हम्प भी हुआ करता था, है ना, एक हम्प जैसे कैमल पे होता है वैसे हमारी गाय पे हम्प हुआ करता था, देसी गाय, उसको हमने एक तरीके से यूज करना बंद कर दिया। वो एक्सटिंक्ट होने वाली थी, खत्म होने वाली थी ऑलमोस्ट। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि जो जर्सी काऊ का दूध है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बल्कि आपका जो आपकी देसी गाय है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, जो जर्सी काऊ है उसमें बहुत ज़्यादा फैट है और बहुत कम न्यूट्रिशन है। और हमें ये पता चला कि हमारी जो देसी काऊ थी जिसका A2 A3 घी बनता है आजकल, उसका दूध बहुत महंगा आता है आजकल, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस थी, राइट। तब हमने कहा यार ये तो हमसे गलती हो गई, अब तो हमने इनको मार दिया, अब हमारे पास जर्सी काऊ है, इनका हम क्या करें, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से कॉन्जर्वेशन स्ट्रैटेजीज अपनाएं। वी नीड टू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, वी नीड टू कंजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर। अब हमें करना कैसे है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में अ लिस्ट इज पब्लिश्ड विच इज कॉल्ड एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। एक लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज का, जहां पर सारे एनिमल्स को बर्ड्स को और इवन प्लांट स्पीशीज को रखा गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, उनको दी जाए। ठीक है। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो स्पीशीज वल्नरेबल है टू एक्सटिंक्शन, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए बाय बैनिंग हंटिंग, by giving legal protection to their habitat। उनका जो एरिया ऑफ रहना है ना, रहने का एरिया उसको प्रोटेक्ट किया जाए, एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में जो ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 का। बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर्स भी लिए गए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए। पहला है द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक तरीके का, सैंक्चुरी का मतलब होता है वो एरिया जहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी जैसे वन हॉर्न राइनोसरस डेंजर में है तो उनके लिए काजीरंगा वाइल्ड लाइफ पार्क सैंक्चुरी बना दिया, है ना, जहाँ पर उनको एक सेफ प्लेस दी गई, वहाँ टूरिज्म अलाउड है, वहाँ पर जो है लोग आके जानवरों को देख सकते हैं, रोज भी बीच में बनी हुई है, दैट इज योर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। दूसरा है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क होता है जब एक पर्टिकुलर पूरे जंगल एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ ना पेड़ काटे जाते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, सो द एंटायर एरिया along with the trees, along with the animals is protected। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, ग्लोबल लेवल पे होते हैं। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट का एक मेजर एरिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर है, जहाँ पर सिर्फ पेड़ को ही नहीं बल्कि वहाँ जो ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ जो जानवर है, सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, The central government announced several projects in order to protect animals, जैसे आपका टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसरस हो गया, कश्मीर स्टैग या हंगुल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड एशियाटिक लायन। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स निकाले। नॉट जस्ट दैट, रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने हंटिंग भी बैन की फॉर एनिमल्स लाइक द इंडियन एलिफेंट, द ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एंड स्नो लेपर्ड। सलमान खान ने इनमें से एक जानवर को मारा भी था। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा वो जानवर था जिसके वजह से वो फंस भी गए थे। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जानवरों को, चीता को, टाइगर को, इन मैसिव एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो प्रिजर्व स्मॉल एनिमल्स, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 में एक चेंज लाया गया जिसके अंतर्गत huge butterflies, moths, beetles and one dragonfly was added to the protected list। 1991 से आते आते plants, especially जो है 6 species of plants से शुरू किया, they were also added to the protected list, क्योंकि it is important कि हम उनकी diversity को भी conserve करें।
क्या बोला मैंने, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम देम। अगर हमने उन्हें कंजर्व नहीं किया तो एक दिन हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड, इंटीग्रेटेड इनटू अ सिस्टम। हम सब इंटीग्रेटेड है सिस्टम के अंदर। क्लियर? चलो, अब एक सिस्टम, एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू किया था। ठीक है, द फर्स्ट इज दैट वाज लॉन्च्ड इन 1973, क्योंकि टाइगर एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई थी, इट वाज क्लोज टू बीइंग एक्सटिंक्ट। ऐसा क्यों है? ये देखा गया था दैट इन द पास्ट 100 ईयर्स, सिर्फ 100 साल में टाइगर की पॉपुलेशन वेंट फ्रॉम 55,000 to 1827। कैन यू इमेजिन? 55,000 की पॉपुलेशन 2000 तक आ गई। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे हो सकता है, इतने सारे टाइगर 100 साल में हमने मार दिए, या खुद ही मर गए डिप्रेशन में जाके? बेटा, इसका मेजर जो रीजन है दैट इज पहला, पोचिंग फॉर ट्रेड, है ना। टाइगर्स को इलीगली हंट किया जाता है क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद आता है कि टाइगर की स्किन का रग हो जिसके ऊपर हम लेट लगाएं। अमीरों को अच्छा लगता है कि टाइगर की स्किन का एक पोर्ट्रेट हो जो लोगों को दिखाए कि देखो खुद ही हंट करके लाए हैं, है ना, बहुत बढ़िया चीज की है तुमने। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग हैबिटेट। जितना आप पेड़ खत्म करोगे, पेड़ काटोगे, उतना जो है टाइगर की पॉपुलेशन भी कम होती रहेगी। एक मूवी आई थी अभी, विद्या बालन थी उसमें, शेरनी। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव वॉच्ड दैट मूवी, जरूर देखना, बहुत अच्छा है। उसमें दिखाया जाता है कि पेड़ के कटने के वजह से और माइनिंग शुरू होने के वजह से जो शेरनी होती है, जो टाइगर है, वो अपने बच्चे को लेकर फॉरेस्ट को क्रॉस नहीं कर पाती पानी पीने के लिए, है ना। तो क्रॉस करते करते वो जंगलों में, उसको गाँव में जाना पड़ता है, गाँव वाले वहाँ उसको मार देते हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल होने लगे। हमें लगता है यार शेर गाँव में आ गया, शेर गाँव में नहीं आया है, गांव जंगल में चला गया है। शेर के पास जगह ही नहीं बची कहीं जाने की, और फिर जब शेर गांव में आता है तो उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो श्रिंकिंग हैबिटेट। तीसरा है डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। देखो ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि आप अगर डियर कम हो जाए, है ना, तो भाई शेर किसको खाएगा? तो जो प्रे है, जिसको जानवर खाता है, वो ही, उनकी ही पॉपुलेशन कम हो रही है, जिसके वजह से प्रेडेटर जो टाइगर और लायन है, इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फाइनली द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टाइगर स्किन में ट्रेड करते हैं, इलीगल ट्रेड। बल्कि बहुत सारे देश हैं जैसे थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, जो ऐसे स्पीशीज ऑफ एनिमल्स का जो बोन है उसका सूप पीते हैं। दे कंसिडर इट स्पिरिचुअल, दे कंसिडर इट की काफ़ी मेडिकल प्रॉपर्टीज है उसमें। यार कितनी भी मेडिकल प्रॉपर्टीज हो, इतने बड़े जीव को मार के, इतना जो प्रेडेटर है, जो इतना रॉयल है, उसको मार के उसका सूप पीना, उसकी बोन्स का, मुझे लगता है इट गोज अगेंस्ट ऑल लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत बार आप देखोगे कि थाईलैंड में लोग जा रहे हैं और बड़े बड़े स्पीशीज टाइगर और लायन को अपने पैर गोदी में बिठा के ऐसे प्यार कर रहे हैं। पहले ही बात तो जो टाइगर और लायन है जो आपकी गोदी में बैठा है वो सेडेटेड है, वो ड्रग्ड आउट है, वो कैप्टिविटी में है, उसे पिंजड़े में रखा गया है। एंड आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो पिंजड़े में रखा हुआ जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है दैन द टाइगर लिविंग इन द वाइल्ड। तो यू कैन इमेजिन कितनी बुरी सिचुएशन है हमारे देश की और दुनिया की, राइट। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? बच्चों इस पे बहुत बार मैच द फॉलोइंग आता है, तो ठीक से सुनना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। India and Nepal provide habitat for 2/3 of the surviving tiger population in the world. तो इमेजिन नेपाल और टाइगर में 2/3 ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन, फ्री टाइगर पॉपुलेशन है दुनिया में, और इसीलिए इन्हीं दोनों देशों में सबसे ज्यादा इलीगल हंटिंग भी होने लगी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। इंडियन फॉरेस्ट में या तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर ओन्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉरेस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट।
रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? देखो इसको रटना नहीं है, इसको बस आराम से समझना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो हो जब बस में जाते हो, स्कूल बस में, तो अपनी सीट, साइड वाली सीट अपने फ्रेंड के लिए रिजर्व करते हो। कोई आके बोलते हैं यार मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप कहोगे नहीं यार मैंने रिजर्व किया अपनी फ्रेंड के लिए। वैसे ही जहां पर बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं और उस जंगल को आप रिजर्व करते हो फ्यूचर के लिए, है ना, उसको कंजर्व करने के लिए, फ्यूचर के लिए, टिम्बर के लिए, कि भाई कभी आगे कभी जरूरत हो तो यहाँ पेड़ काट लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको रिजर्व कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। दैट इज योर रिजर्व फॉरेस्ट। More than half of the total forest land in India is reserved forest that is owned and protected by the government. यहाँ पर काफी ज्यादा वैल्यूएबल टिम्बर पाया जाता है और काफी अच्छी वाइल्ड लाइफ भी होती है। तो जिन भी स्टेट्स में ज्यादा जंगल होगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वहां पर यू हैव रिजर्व फॉरेस्ट। अब हम आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे। अब प्रोटेक्ट आप उसको करते हो जो बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, जिसपे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। अब मैं आराम से चल रही हूँ, कोई आपको आके एकदम मुझसे चिपक जाए, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, मैं कहूँगी भाई किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे तुमसे प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। तो वही वो वाले एरियाज जहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, है ना, और बहुत कम जंगल बचे हैं, वहां पर उन जंगलों को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दिस इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको जो है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल वो सारे एरियाज जहाँ एग्रीकल्चर बहुत रैम्पेंट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड ओडिशा। नेक्स्ट इज योर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो किसी भी क्लास में नहीं आते। हम किसी भी क्लास में नहीं आएंगे विद टू कूल, राइट। ना ही वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और ना ही वो रिजर्व फॉरेस्ट है। वो वाले फॉरेस्ट हैं दैट इज कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सिटीजन्स, जिनको हम ट्राइबल्स भी बोलते हैं, लोकल कम्युनिटीज भी बोलते हैं, राइट। सो इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यूजुअली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, गुजरात एरिया में, थोड़ा सा मिडिल डेक्कन एरिया में, इन सारे एरियाज में जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है ना, जो जंगल को अपना घर मानते हैं, दैट इज कॉल्ड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से सुनना। रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज परमानेंट फॉरेस्ट, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। द स्टेट दैट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है परमानेंट फॉरेस्ट है। क्लियर? अब बिफोर आई मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगर आप क्लास 10 पीरियोडिकल्स दे रहे हो, अगर आप क्लास 10 के यूनिट टेस्ट देने वाले हो, तो आई एम श्योर आप चाहते हो कि कोई आपको फ्री में नोट्स दे दे। तो बच्चों उसके लिए फ्री में 5 मॉक पेपर्स मैंने बनाए हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग SST। तो अगर आप SST का दे रहे हो, इफ यू आर गिविंग SST का टेस्ट सून एंड आपको फ्री में क्वेश्चंस चाहिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हो। ऑलराइट, अब हम आते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रीसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज की हेल्प ली है इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जमाने तक सारी सरकारों को दुनिया की ये लगता था कि अगर हमें जंगल प्रोटेक्ट करना है तो जंगल में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनको भगाना पड़ेगा, है ना। बट बाद में हमने रियलाइज किया कि नहीं, ट्राइबल्स की मदद से, उनकी लोकल नॉलेज से हम जंगल को और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। ठीक है, पहला, इसमें भी कभी कभी 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ रखा है, यू नेवर नो, इसलिए सारे 5 पॉइंट्स करके जाना। पहला है राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां पर विलेजर्स ने जो माइनिंग वहां होने वाली थी उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट केस किया, साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड दे सेड दैट हम लोग ही वाइल्ड लाइफ जो टाइगर रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सेइंग कि सरकार को इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही 5 विलेजेस हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, जिन्होंने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरोदेव डाकअप सैंक्चुरी या भैरोदेव डाकअप सैंक्चुरी का नाम दिया, saying that we will protect wildlife here against any encroachment और hunting। क्योंकि यहाँ के देखो, अगर कोई हंटर आता भी है, गांव में रहेगा, है ना, कोई हंटर आता है तो लोकल लोगों को दिखेगा कि भाई ये देखो, ये हमें एरिया पता है, यहाँ पर कोई अनजान इंसान है, तो उनको ज्यादा आइडिया रहता है कि किस तरीके से जंगल को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका चिपको मूवमेंट। चिपको आपने बहुत सुना होगा, काफी पॉपुलर है, जहाँ काफी ज्यादा औरतें जो है आके वो पेड़ से चिपक गई थी। देयर मेन एम वाज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। इट सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन एंड इवन टुडे उस मूवमेंट को एक एग्जाम्पल लिया जाता है एज अ सक्सेसफुल वे ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज।
चौथा है बीज बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर की शुरुआत में बोलूंगी। बताया था मैंने, जहां पर मैंने कहा था कि बहुत सारे बीज और स्पीशीज ऑफ बीज को बचाया जा रहा है थ्रू दिस मूवमेंट, राइट। इट हैज शोन एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवधन्या। नवधन्या भी एक तरीका है कि 9 अलग अलग प्रकार के जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स। मतलब एक होता है डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन होगा, एंड ज्यादातर फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग पे भी है विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट इज योर इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब जॉइंट किसका, वेयर यू आर मैनेजिंग द फॉरेस्ट, बोथ द गवर्नमेंट इज कमिंग टुगेदर along with the local community, दोनों साथ में आके फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड इन ओडिशा, बट ये इतना पॉपुलर हुआ दैट अक्रॉस द कंट्री इसको स्प्रेड किया गया। अच्छा, इन रिटर्न जो है जो सरकार है वो कहता है कि ठीक है तुम हमारी मदद करो, है ना, इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। इन रिटर्न फॉरेस्ट से, पेड़ से तुम्हें जो भी सामान छोटा मोटा चाहिए, कि भाई फायरवुड चाहिए, थोड़े फूल चाहिए, थोड़ी पत्तियां चाहिए, वो तुम प्लग कर सकते हो, बिकॉज दे नो कि वो जो प्लग कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, है ना, बाहर बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी खुद की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो धर्म है ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो, बहुत सारे जो हमारे एंशियंट वाले धर्म है, रिलीजन है, उसमें हम पेड़ पौधों की काफ़ी पूजा करते हैं, है ना। जैसे मेरे यहाँ बहुत सारी, जैसे होलिका आती है या बहुत सारे फेस्टिवल्स में हम एक पेड़ लेते हैं, पीपल का पेड़ या नीम का पेड़, और उसके चारों तरफ धागा बांधते हैं, है ना। बहुत लोग जो है जो आपका बैनियन ट्री है उसको बिल्कुल अपना एक मेन गॉड मानते हैं कोई भी पूजा में, राइट। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे जो पेड़ है जिनको स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पसेस से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, दैट आर प्रोटेक्टेड फॉर स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पसेस। तो प्रिजर्विंग सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म इज कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। यहाँ पर लोकल लोग बिल्कुल इंटरफियरेंस अलाउ नहीं करते, और इस तरीके से भी कॉन्जर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है आगे बढ़ा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मुंडाज एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर वर्शिप महुआ एंड कदम्बा, ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप टैमरिंड, जो इमली का पेड़ है, पीपल एंड बैनियन ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड, राइट। वो तो अक्रॉस हिंदुइज्म है ना। सो इट इज क्लियर कि आज जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम काफ़ी आगे आए हैं, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने ग्रीड को रोके, हम इस एक्सपेंशन को रोके और अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नाउ बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, बिफोर वी इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ आज के सेशन में हमने क्या किया। We looked at flora and fauna of India. We looked at different types of forests and resources in the different types of forests in the country. किस तरीके से और क्यों हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. What role does a community play in conserving the resources? Alright guys, so let's go. But now guys, before we go on to today's homework, अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको नोट्स दे दे इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट PYQs करा दे इस चैप्टर के, नोट्स दे दे, हैंड रिटन नोट्स, है ना, पूरा माइंड मैप बना दे, कोई टेस्ट ले ले क्लास 10 का, कोई इंश्योर करे कि आपको 95 प्लस लाए क्लास 10 में, तो यू नीड टू ज्वाइन द आकार 2.0 वाला बैच. आकार बैच एक ऐसा लॉन्ग टर्म बैच है जो हमने साल की शुरुआत में शुरू किया था, बट क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि मैम क्या हम अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच कॉल्ड आकार 2.0, जहां पर आप अभी भी क्लास 10 के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. जो शुरू के चैप्टर्स है उनको हम थोड़ा मैराथन तरीके से खत्म कराएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू बी फिनिशिंग योर सिलेबस बाय सितंबर. अक्टूबर नवंबर में हम प्री बोर्ड की रिवीजन करेंगे, प्री बोर्ड के टाइम हम बोर्ड की रिवीजन करेंगे, आपका टेस्ट होगा, आपका जो है मैराथन सेशंस होंगे, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको इसी बड़े बोर्ड पे लाइव क्लासेस कराई जाएगी, आपके डाउट्स लिए जाएंगे. तो आकार बैच होगा ना, इतना आप कोई भी मेरे आकार के स्टूडेंट को पकड़ के पूछ लो कैसा लग रहा है तो कहेगा बहुत मजा आ रहा है ना. बहुत ज्यादा आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं क्लास में और क्लास के बाद भी. तो डू नॉट मिस दिस चांस. दिस इज जस्ट for 1499 rupees, and I'm not just talking about SST, I'm talking about all the subjects, SST, English, Physics, Chemistry, Bio, है ना. तो अगर आप क्लास 10 फोड़ना चाहते हो, क्लास 10 में कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो आकार बैच इज फॉर यू.
ये चलो आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज. Which of the following option represent potential measures that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and diversity? ये जो है आप थोड़ा सा difficult question है ना, ध्यान से करना. Which of the following description of forest is not correct? तो to that is today's homework. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा. This is your master teacher Survi signing out. Do not forget to give a thumbs up, share and subscribe. Bye bye.